गुड मॉर्निंग दिल्ली। सुबह के 8:30 बज रहे भाई और ठंड के एहसास के साथ एक और नई सुबह का एहसास है और ठंड भी है। आप एनर्जेटिक फील कर रहे होंगे और दिल्ली वाले रेडियो टीवी में समय हो चुका है आपको आपके मतलब की खबर बताने का। इसके साथ मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। तो अब वक्त हो चला है रेडियो टीवी के अंदाज में आपको खबरें बताने का। हम आपको खबर बताएंगे भी और दिखाएंगे भी रेडियो टीवी के अंदाज में, एक अनोखे लहजे और अलग अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। बिल्कुल। तो भाई सबसे पहली अपडेट तो यही है कि आज जो है घर से बाहर आप निकलेंगे तो सबसे पहले आपको दिखाई देगा घना कोहरा, क्योंकि आज जो है दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम है। 10 से 15 मीटर माफ कीजिएगा सोनाली की विजिबिलिटी अब कई दिल्ली के कई इलाकों में आज देखी जा रही है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ज़्यादा कम हो चुकी है। तो वहीं अब मुझे लगता है कि अब जब कोहरा बढ़ चुका है तो थोड़ा वाहन को धीरे चलाएंगे तो अच्छा रहेगा। वाहन बिल्कुल धीरे चलाएं, अपनी जो फॉग लाइट्स है वो जलाकर निकले। और दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड तो पड़ी रही है। शीतलहर के लिए भी आज अलर्ट यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से दिया गया है। अब बसंत जो दिल्ली का न्यूनतम तापमान है वो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से लगातार दिल्ली वासियों की जो परेशानी है वो बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ बाहर जो है वो बेहद घना कोहरा है, जिसकी वजह से जो वाहन चालक हैं जो सुबह के समय या फिर घने कोहरे के समय अपने घरों से बाहर निकलते हैं, उनकी परेशानी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। अब इसमें होता क्या है कि आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है, पीछे क्या है, खासतौर पर आगे क्या है। और ऐसे में पिछले दिनों आपने देखा था कि कई गाड़ियां एक दूसरे में टकरा गई, 4 से 5 गाड़ियां पिछले दिनों जब तो कई जगह पर देखने को मिला है। तो ऐसे में आप सावधान रहें, सतर्क रहें और जब भी आप अपने घरों से बाहर निकलते हैं कोहरे के समय में कार से या बाइक से, तो आराम से चलने की कोशिश करें। वक्त ज़्यादा लेकर के निकलिए। जहां आप आधे घंटे में पहुंच सकते हैं वहां आप 1 घंटा ले लीजिए, लेकिन सेफ रहिए। हाँ, और क्योंकि आज मैं जब निकला घर से सुबह का वक्त था 6 बजे के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी केवल 10 से 15 मीटर ही आपको रोड पर दिखाई दे रही थी। 10 से 15 मीटर की विजिबिलिटी में आप कितना ही चल पाएंगे, कितने किलोमीटर स्पीड से आप अपने वाहन को चलाएंगे, चाहे आपके पास बाइक है या फिर गाड़ी है। और उस समय होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप निकले हैं रोड पर और उसके बाद आपके पास आपका वाहन है और कोहरा ज़्यादा है, आपके पास विजिबिलिटी केवल 10 से 15 मीटर तक ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका पैर इतना रेस पे नहीं जाएगा अगर आप गाड़ी में जितना ब्रेक पर रहेगा। और एक ये कारण है कि भाई अपने आप को सेफ रखें। जो आप गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, दोनों साइडों के, गाड़ियों में तो 4 होते हैं, बाइक में भी 4 होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हैजार्ड लैंप जो है वो ऑन करके चलाएं तो अच्छा रहेगा। और अब की बार ये है कि आज तो विशेषकर हरियाणा के जो कई जिले हैं वहाँ पर बहुत डेंस कोहरे की चेतावनी ऑलरेडी जारी की गई है। और दिल्ली में सुबह 8 बजे के आसपास बेहद ज़्यादा कोहरा देखा गया है। कई इलाके ऐसे रहे जो कि बिल्कुल कोहरे में गुम नजर आए और अभी भी कोहरे की स्थिति जो है वो बाहर लगातार देखने को मिल रही है। अब की बार ठंड कुछ ऐसी है कि पहाड़ों से ठंडे मैदानी इलाके देखने को मिल रहे हैं सोनाली। और अभी फिलहाल हालिया स्थिति में आपको बताऊं, मैं कल जब टेम्परेचर को कंपेयर कर रहा था हिमाचल प्रदेश या फिर आप हिमाचल प्रदेश के शिमला की अगर बात करें, मनाली की अगर बात करें, तो जो दिल्ली का टेम्परेचर है, जो मैदानी इलाकों का टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कोई खास डिफरेंस नहीं है। 1 से 2 डिग्री का मात्र डिफरेंस होगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पर फॉग फॉल हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बस यही फर्क है। टेम्परेचर उतना ही है जितना कि पहाड़ी एरियाज में है। बस फर्क ये है कि वहां पर आपको स्नो देखने को मिलेगी, यहाँ पर स्नो नहीं है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो आप भी ठंड से बच के रहिए, क्योंकि ये जो है वो हाड़ कपाने वाली ठंड है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात करें बसंत, तो अगले 2 से 3 दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के लिए शीतलहर से लेकर के गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी, इसकी संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो निकलिए, बेशक निकलिए, लेकिन लेयरिंग को बढ़ा लीजिए, आराम से ड्राइव करिए, समय लेकर के निकलिए अपने घरों से बाहर। और ठंड से आप जितना बचेंगे उतना ही सही। क्योंकि जब आप आई ऑफिस तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? दिखाई दिया कोहरा या नहीं दिखाई, या फिर कोहरे भी कुछ दिखाई नहीं दिया? मैं जब आई तो ज्यादा कोहरा तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन और एक कारण ये भी है ना कि जब आप सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आप उठ रहे हैं 4 बजे 4:30 बजे के आसपास, तो उस समय बहुत ज्यादा कोहरा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही 5 बजे के बाद का समय होता है, 5, 5:30, 6, 6:30, 7,
तो ये वो समय होता है जो पूरा कोहरा जो है वो बिल्कुल जम जाता है, कोहरे की एक चादर जिसे हम कहते हैं कि कोहरे की परत वो उस समय नजर आता है। बहुत ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में आपको कोहरा इतना दिखाई दे या ना दे, लेकिन उसके बाद जैसे ही थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू होता है, दिन शुरू होता है, तो उसके बाद जो कोहरे की चादर है वो आपको नजर आने लगती है। और अब ऐसे में एक सबसे बड़ी परेशानी ये भी हो जाती है कि भाई ठंड है, क्या करें, अब लोग मजबूरन अलाव का सहारा लेते हैं। और ऑफिस जब आप जाते हैं सुबह सुबह, अगर आप जा रहे हैं 6 बजे 7 बजे, क्योंकि किन्हीं ऑफिस में कॉर्पोरेट सेक्टर में अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है, तो आपको आराम से, बहुत आराम से आपको चाय की चुस्कियों के साथ हाथ आग तापते हुए लोग दिख जाएंगे। और उस समय आपका मन तो करता है कि चलिए ठीक है थोड़ी देर आग सेक ली जाए, हाथ सेक लिए जाए, लेकिन उस समय नहीं होता। लेकिन हाँ, समय नहीं होता। लेकिन आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप एक बार आग के पास या फिर हीटर के पास, रूम हीटर के पास बैठ गए, वहां से आपको उठने का मन ही नहीं करेगा, करता। लेकिन वही बात है, ऑफिस की जब टाइमिंग आपको बुला रही है, ऑफिस आपको बुला रहा है, तो आपको हिलना पड़ता है। तो ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से भाई फॉग की कंडीशन आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। तो वहीं अब ऐसे में बात अगर इस फॉग के साथ एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है सोनाली, और जो ये मुझे भी लगता है कि ये फॉग है या फिर पोल्यूशन है, अब ये भी एक कैटेगराइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर खबर ये है कि भाई अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। कई इलाकों में अभी भी 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली में प्रदूषण से कोई भी राहत नहीं है, और प्रदूषण की चादर है, कोहरे की चादर है। सबसे पहले कंफ्यूजन तो दिल्ली वालों के सामने यही रहती है कि घर से बाहर निकले, बाहर आपको कोहरा दिखाई दे रहा है, प्रदूषण की चादर, इसमें फर्क आपको समझ नहीं आ रहा। आप जहां आपको मास्क लगाना चाहिए वहां आप 2 लेयरिंग जैकेट पहन रहे हैं। अब ऐसे मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी मुझे लगता है कि हो चुका है राजधानी दिल्ली में। बिल्कुल बसंत, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहां पर AQI 400 के पार है। मास्क तो आप लगाइए, और साथ ही साथ आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, प्रशासन की तरफ से हालांकि कदम तो बहुत सारे उठाए जा रहे हैं, वाटर स्प्रिंकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कार पूलिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार एक जगह पे 4 लोग जाते हैं और 4 अलग अलग गाड़ियों से जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत वैसा है। तो आप एक साथ ही निकलिए, कोशिश कीजिए कार पूलिंग कर ले, मेट्रो का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि मेट्रो से ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक में भी नहीं फंसते हैं, कोहरा बहुत है तो इसकी भी परेशानी नहीं होगी, एक्सीडेंट्स का खतरा भी कम हो जाएगा, और आप समय से अपने घर पे पहुंच जाएंगे, बिल्कुल, और काम पे पहुंच जाएंगे। मेट्रो का संघर्ष दिल्ली वालों का एक अलग ही पीक पर रहता है। अगर आपको ऑफिस पीक आवर्स पे निकलना पड़े, सुबह 8 से 10 बजे के बीच में आप निकलेंगे, तो भाई आपको ये पता चल जाएगा किसने कौन सा परफ्यूम लगाया है या फिर नहीं लगाया है। ये एक मेट्रो की आपने कभी एक्सपीरियंस किया है वो खचाखच जिसको बोलते हैं, उस भीड़ में आप घुसे हो कभी? हाँ, ऐसा मेरे साथ हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब गया था, हरियाणा जाना हुआ था, तो मेट्रो में जब मैं गया तो भाई पैर रखने की जगह नहीं थी, मुझे वो मेट्रो छोड़नी पड़ी है। एक्सपीरियंस ये तो नहीं रहा कि खचाखच की मेट्रो में मैं सवार हो गया हूँ, हाँ। लेकिन ये था उस समय मैं समय से बहुत ज्यादा पहले निकला। लेकिन आप घर जा रहे थे, आप ऑफिस नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से आपने मेट्रो, हाँ, इसीलिए मैंने मेट्रो छोड़ दी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगली मेट्रो में निकल लेंगे। तो ये था। लेकिन अब पोल्यूशन जब बहुत ज्यादा है तो भाई अब यहाँ पर सरकार जो कदम उठा रही है वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट या फिर आउटकम तो देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन दिल्ली सरकार वाहवाही कर रही है। अब मनजिंदर सिंह सिरसा जी हैं जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली के, वो ये कहते हुए नजर आए कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। अब ये ऐतिहासिक उपलब्धि क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अब एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए सोनाली, अब रोजाना हम दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है दर्शकों को कि आपके शहर में जब आप बाहर निकलते हैं तो क्या आपकी सांसों के साथ आज भी पोल्यूशन खिलवाड़ कर रहा है या नहीं, ये चीज बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समस्या बड़ी है। और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के आसपास लगातार देखने को मिल रहा है अलग अलग इलाकों में। कई इलाकों में ऐसे हैं जहां पर 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स है। चांदनी चौक में 404 है, नेहरू नगर में 402 है, जहांगीरपुरी में 397 है, विवेक विहार 397, करीब 400 ही है। और साथ ही क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 400 से अगर 1 पॉइंट नीचे होगा तो आपकी सेहत पर असर नहीं होगा, है ना। तो असर एक आउटकम जो है सरकारी प्रयासों का, सरकार के जो प्रयास है, जो एंटी पोल्यूशन कदम है, आखिर उनका क्या आउटकम है, मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोग तो परेशान हैं। पिछले दिनों देखा गया, अगर आपको याद हो कि जब पॉल्यूशन दिवाली के बाद तो लोगों ने इसको लेकर के प्रोटेस्ट भी किया था, जंतर मंतर भी पहुंचे थे, इंडिया गेट पर भी लोग पहुंचे थे, और जब मेसी आए थे तो आपको याद होगा किस तरीके से जो वहां पर लोग मौजूद थे, वहां पर AQI चिल्ला रहे थे। तो सरकार को
परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आपने 2 महीने क्या 4 महीने किया और जब 7वें महीने चीजें पूरा साल जो है इसमें ठीक हो गई, 200 के नीचे AQI पहुंच गया। हालांकि वो भी स्थिति सही नहीं है, लेकिन फिर भी 200 के नीचे पहुंचा और आपने काम करना बंद कर दिया कि चलो भाई AQI जो है अब तो सही हो गया, प्रदूषण की स्थिति जो है वो सही हो गई। लेकिन मुझे लगता है कि परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और पूरे साल इसको लेकर के काम करना बेहद जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप 21 जनवरी से 26 जनवरी के बीच में दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने की सोच रहे हैं, या फिर आपका कुछ ऐसा प्लान है अभी तो, या फिर दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं किसी बाहरी देश से, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, गणतंत्र दिवस और उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल और उससे जुड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के चलते दिल्ली का जो हवाई क्षेत्र है 6 दिनों के लिए रोज कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। तो इसका सीधा असर जो है सैकड़ों उड़ानों और साथ ही साथ लाखों यात्रियों पर होगा। तो अगर आप दिल्ली आने की योजना बना रहे हैं तो उसके पहले आप वो जो समय है उसका सुनिश्चित कर ले, क्योंकि 10:20 से 12:45 तक के समय है जिसमें उड़ानें जो है वो प्रभावित रहेंगी, एयर स्पेस जो है वो पूरी तरीके से बंद रहेगा। तो ऐसे में जब भी आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार स्टेटस जरूर चेक कर ले, वो जरूरी है 21 से लेकर के 26 तक, और उसके बाद ही आप एयरपोर्ट के लिए निकले। और बताया जा रहा है कि इस दौरान न तो विमान को लैंडिंग की परमिशन होगी और इसी के साथ नहीं विमानों को टेक ऑफ करने दिया जाएगा, क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद रहेगा। और जब एयर स्पेस बंद होता है तो आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई विमान उतर जाए फिर कोई विमान टेक ऑफ करे। और ये इसीलिए भी ज़रूरी है बताना, क्योंकि हमारे कई ऐसे दर्शक है भाई जो ठीक है एयरपोर्ट जाते हैं और एयरपोर्ट के थ्रू आना जाना उनका रोज़ाना होता है, एक शेड्यूल में रहता है। तो अब क्योंकि गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे है अब 26 जनवरी को, उससे पहले फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर चल रही है और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं उन्हें भी फॉलो किया जा रहा है। और कभी कभी देखने को ये मिलता है, कभी मरम्मत कार्य के चलते या फिर कभी किन्हीं और लाइटिंग कंडीशन को लेकर देखने को मिलता है कि रनवे बंद होता है या फिर एयर स्पेस को कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, कभी कभी देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो है वो लगातार 21 से 26 जनवरी तक ये जो 5 दिन है, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, ये 6 दिन है। इन 6 दिनों के दौरान आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा इस चीज़ को लेकर कि आप अगर हवाई यात्रा कर रहे हैं राजधानी दिल्ली से तो सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 12:45 तक ये जो है वो थोड़ी दिक्कत आएगी। और इसमें भी कई उड़ानें ऐसी हैं जो कि प्रभावित होती हुई नजर आएंगी सीधे तौर पर। कई फ्लाइट ऐसी हैं जो कि डिले होंगी, तो 1 से 1.5 या 2 घंटे का जो है डिले जो है वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ स्टेटस तो आप वैसे भी चेक करके निकल सकते हैं, क्योंकि घना कोहरा है बाहर जिसकी वजह से कई फ्लाइट जो हैं वो प्रभावित है। तो 21 से 26 से डेट आप याद रखिए। अगर 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:45 तक आप निकलने की सोच रहे हैं या उस दौरान आपकी फ्लाइट है, तो आप एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लो और स्टेटस चेक करने के बाद ही आप अपने घरों से बाहर निकलिए। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि हमें पता है कि सोनाली ईरान में क्या चल रहा है। पिछले 15 से 20 दिनों से ईरान में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हालात हैं और खबर ये है कि अब भारतीयों के लिए वहाँ पर एडवाइजरी जारी कर दी है कि तुरंत आप ईरान भाई छोड़ दीजिए। अब ईरान में पिछले 2 सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, हिंसा जारी, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि भारत सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया कि ईरान में जो सुरक्षा स्थिति है वो बदल रही है, तो भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की सलाह दी गई है। तो ईरान में ये विरोध प्रदर्शन पिछले महीने के आखिर में तब शुरू हुआ था जब ईरानी मुद्रा रियाल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी, और इसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे देश के सभी 31 प्रांतों में फैल गई, और जिसके बाद कई लोगों की उसमें मौतें हुई हैं, कई हजार लोग अभी तक मारे गए हैं। और ऐसे में एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से, तो इसका आप ध्यान रखें। और अगर आप ईरान में इस वक्त मौजूद हैं तो कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द भारत लौट आए। संबंधी है तो वही, क्योंकि अब ये हालात जो है ना वो तनावपूर्ण है, क्योंकि ईरान में देखिए प्रदर्शन चल रहा है, ईरान में सड़कों पर प्रदर्शनकारी लगातार नजर आ रहे हैं ईरान में। और मुझे लगता है कि जब भी किसी देश में महंगाई इस तरीके से बढ़ जाए, कभी कभी
ऐसा देखने को मिलता है। इससे पहले हमने श्रीलंका में ये देखा था, लेकिन श्रीलंका में वजह कोई दूसरी थी। हाँ। जब देखने को मिला था उसके बाद नेपाल में भी ये देखने को मिला। हालांकि कुछ समय पिछले 3 से 4 महीने पहले हमने देखा कि नेपाल में स्थिति जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आई थी। और उससे पहले बांग्लादेश में स्थिति यही देखने को मिली थी जब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। और अभी फिलहाल मिडल ईस्ट में अगर बात करें, मध्य पूर्व में ये कंडीशन देखने को मिल रही है कि अब ईरान में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे तरीके से अब अमेरिका डायरेक्टली इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। CIA पूरे तरीके से एक्टिव है। CIA खुफिया एजेंसी है सोनाली अमेरिका की, जो पूरे तरीके से इस समय एक ईरान पर एक नजर बनाए हुए कि आखिर ईरान में चल क्या रहा है। लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि अब जब तनावपूर्ण माहौल हो चुका है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे कमेंट्स कर चुके हैं पिछले 2 से 3 दिन के दौरान कि अब ये कहना ईरान के प्रदर्शनकारियों की प्रदर्शन करते रहें, सरकारी संस्थानों पर आप कब्जा बनाइए, आपके लिए मदद आ रही है। उसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री कहते हुए नजर आए थे कि हम युद्ध के लिए भाई तैयार हैं, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तो अब भारतीयों के लिए एडवाइजरी दी गई है कि जितना जल्दी एज सून एज पॉसिबल हो सके तो भाई ईरान को छोड़ दें, यही अच्छा है, क्योंकि तनावपूर्ण हालात आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। बसंत, ईरान में जो भी लोग मौजूद हैं वहां से जल्द निकलने की कोशिश करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार यमुना नदी की बिगड़ती हालात सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली और हरियाणा के बीच बहने वाली इस अत्यधिक प्रदूषित नदी पर पहली बार 2 अत्याधुनिक निगरानी स्टेशन लगाए जाएंगे। बिल्कुल, जो कि यमुना के इकोलॉजिकल फ्लो यानी कि पर्यावरणीय प्रवाह की वास्तविक समय में निगरानी करने वाले हैं। यानी कि अब ये स्टेशन हरियाणा के हथनीकुंड बैराज और साथ ही दिल्ली के ओखला बैराज के पास स्थापित किए जाएंगे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक अगर बात करें तो ये पूरी परियोजना जो है वो नमामि गंगे मिशन के तहत लागू की जाएगी। और इसके लिए अब केंद्र सरकार की ओर से कुल अभी फिलहाल 1.5 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति है वो मिल चुकी है। अब केंद्र सरकार यमुना नदी के पारिस्थितिकी प्रवाह यानी कि ई फ्लो की निगरानी के लिए दिल्ली और हरियाणा में 2 अत्याधुनिक स्टेशन स्थापित कर रही होगा। ये कि अब क्योंकि जब आप देखते हैं कि हरियाणा की तरफ से जब यमुना बहती है हरियाणा की तरफ से, अब उसमें जब क्योंकि जब हरियाणा की तरफ से यमुना का पानी आता है ना सोनाली, तो दिल्ली में आते आते पोल्यूटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब होगा ये कि जब ये स्टेशन स्थापित किए जाएंगे उसका एक मूल कारण हमें पता चल पाएगा कि किन कारणों के चलते। अभी तो हम ये कहते हैं कि भाई सीवर का पानी जो है वो यमुना में बहुत ज़्यादा है, जो सीवर है नाले हैं यमुना में गिरते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारक और कारण बन जाते हैं यमुना में। लेकिन अभी फिलहाल जो ये स्टेशन जो है स्थापित किए जाएंगे तो मेन चीज ये देखी जाएगी कि भाई निगरानी जब पानी बहता है, जो इकोलॉजिकल फ्लो है उसके माध्यम से निगरानी की जाएगी, जो मूल कारण है वो एक पता चल पाएगा। और साथ ही साथ अब ये भी है कि भाई ये पहली बार हो रहा है जब आप एनवायरमेंटल फ्लो को टैप करेंगे यमुना नदी की, कि भाई उसके बाद आपको कम से कम एक अच्छी स्थिति मिल जाएगी कि आखिर किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन का मेन कारण क्या है, और इससे कहीं ना कहीं यमुना को साफ करने में मदद मिलने वाली है। तो चलिए अब क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए है, आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम उठाते हैं, राजधानी दिल्ली से जुड़े वो तमाम मुद्दे जो कि दिल्ली की जनता से सरोकार रखते हैं वो हम उठाते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अपनी समस्या हमारे तक ट्विटर के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, जो कि अब एक्स हो चुका है। इंस्टाग्राम के जरिए भी आप जो अपनी समस्या है या फिर आपका कोई मुद्दा है आप चाहते हैं कि जिस टॉपिक पर हम बात करें वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी हैशटैग डालना है आपको, और आप कोई भी मुद्दा चाहते हैं कि हम इस शो में बात करें तो हम ज़रूर बात करेंगे। वहाँ पर आप हैशटैग दिल्ली वाला रेडियो टीवी डालें। उसके बाद जो भी आप चाहते हैं, कोई भी मुद्दा है, पॉल्यूशन पे तो हम लगातार बात कर रहे हैं, प्रदूषण को लेकर के और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, सड़कों को लेकर के तमाम मुद्दे हैं दिल्ली में। अगर आप चाहते हैं कि इस शो में हम बात करें तो आप वहाँ पर कमेंट करिए और अगले दिन ही नेक्स्ट डे ही शो में हम ज़रूर उन मुद्दों को उठाएंगे, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ एक्स पर जा सकते हैं, @बसंत एक्स उनका अकाउंट है, वहाँ पर जाकर भी आप अपने मुद्दे रख सकते हैं और हम ज़रूर इस शो में उसकी बात करेंगे। तो अब चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि आपका जुड़ना हमसे इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके जो मुद्दे हैं, आपका जो टॉपिक है वो अगर आप बताएंगे तो हम उसे इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो भाई अब सोने और चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि सोने और चांदी के गिरते और बढ़ते दाम रोज़ाना लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। और पिछले 3 से 4 दिनों में तो सोने और चांदी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए,
वो अपने आप में अलग बात है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम के जो दाम है 1,43,620 रुपए के पार हो चुके हैं सोनाली। और चांदी के दाम है वो तो 2,90,000 पर केजी के हिसाब से। देखिए 90,000 यानी कि बस कुछ दिन और 2,90,000 3 लाख, यानी वही 2,90,000, 3 लाख बस करीबी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये चांदी का ऑल टाइम हाई है। इसमें तो देखिए कोई दो राय है नहीं कि ऑल टाइम हाई पर चांदी लगातार बढ़ती जा रही है। रोज़ाना हम देख रहे हैं ऑल टाइम हाई। अब लोगों के लिए भी अब ये नॉर्मल हो चुका है कि भाई चांदी ना खरीदी जाए। अब लोग ना गोल्ड को ज़्यादा खरीद रहे हैं एज कम्पेयर टू सिल्वर। अब कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, गोल्ड नहीं खरीदा, सिल्वर खरीद लेते हैं, पर सिल्वर तो 2,90,000। अब लोग सोचेंगे कि रहने दो, चांदी रहने दो, सोना ही खरीदते हैं, सोना ही खरीद लेते हैं। तो और ये पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। अब गोल्ड की जो सेल है ना वो एज कम्पेयर टू सिल्वर वो ज़्यादा देखने को मिली है। वो यही कारण है क्योंकि चांदी की कीमतें अब आसमान में जा चुकी हैं भाई। 2,90,000 ये कल्पना भी नहीं की थी हमने। जब बात आज से 6 महीने पहले की अगर मैं करूँ तो 95,000 के आसपास चांदी के दाम थे। और देखिए अब 3 गुना बढ़ चुके हैं भाई। अब 3 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं चांदी के दाम। और मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन में ये आंकड़ा जो है वो क्रॉस होता हुआ हमें दिखाई देगा। और हम दर्शकों को ये बताएंगे कि भाई चांदी जो है वो अब 3 सेंचुरी बना चुकी है और 3 लाख के पार हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर के दाम हमने आपको बताए। तो चलिए आज बात करते हैं फ्यूल और डीजल और सीएनजी के दामों की। अगर आप जा रहे हैं फ्यूल स्टेशन, आपको गाड़ी में या फिर अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाना है तो आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत आपको देनी होगी 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी के दाम आज रहेंगे 77 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अगर नोएडा की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 95.12 प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की बात करें तो 88.29 प्रति लीटर के हिसाब से। और सीएनजी की बात करें तो 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 95.42 प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 87.79 प्रति लीटर। और साथ ही साथ अगर सीएनजी की कीमत की बात करें तो 82.12 प्रति किलोग्राम है। अब आप देख लीजिए कहाँ से आप पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी लेना चाहते हैं। मुझे लगता नहीं है कि अगर दिल्ली में पेट्रोल सीएनजी का दाम सस्ता है तो आप गुरुग्राम या फिर नोएडा से दिल्ली पहुंचेंगे ये भरवाने के लिए। क्योंकि अब एक चीज़ ये भी है क्योंकि पिछले कुछ समय से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में देखने को हमें नहीं मिला है। और गनीमत यह है कि बढ़ा भी नहीं है, वरना हम जानते हैं कि आम आदमी को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ते हैं रोज़ाना। सीधा जेब पर असर पड़ता है। आखिरी बार कब आपने फ्यूल करवाया था, रिफ्यूल कराई थी गाड़ी सोनाली? अभी फिलहाल तो यहाँ पर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। तो लास्ट टाइम आप ये सॉरी माफ कीजिए क्योंकि सोनाली जो है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी से चलते हैं भाई। और पेट्रोल डीजल सीएनजी से इनका कोई राब्ता नहीं है। और टाटा बाय बाय बहुत समय से कह चुकी हैं। तो लेकिन पेट्रोल के साथ हमारा रिश्ता जरूर है। आपका रिश्ता तो है, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लीजिए, सबसे बेस्ट है। थोड़ी चार्जिंग पॉइंट की दिक्कत है, लेकिन अगर आप आसपास जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अभी फिलहाल जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए तो नज़र नहीं आए, लेकिन घट भी नहीं रहे हैं। एक कांस्टेंट हो चुका है पेट्रोल और डीजल पर आकर जो ये आंकड़ा है। अब ऐसे में एक कई सोशल मीडिया पर मीम्स हम देखते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए हम जाते हैं, अब तेल भरवा रहे हैं, जनता का तेल निकल रहा है, तेल वाहन में डल रहा है। ये चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि एक हसास्पद बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा कम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे पेट्रोल डीजल के जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा कम हो जाए तो आम आदमी की जेब पर एक थोड़ा राहत भरा असर जो है वो देखने को मिलेगा। सोनाली बिल्कुल बसंत, तो देख लीजिए अभी हमने आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें बताई। अब आप देख लीजिए आपको पेट्रोल, डीजल और सीएनजी आप रिफ्यूल करवाना भी चाहते हैं या फिर नहीं करवाना चाहते हैं। चलिए अब इसी के साथ बसंत कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं जी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। बिल्कुल।